जबरदस्त रियल घटना। खूनी राज का पहला दिन। डर का साया। सूरजपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा कभी अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। नदियों के किनारे बसे इस कस्बे में हरे भरे खेत और पुराने मंदिर थे जो इसे एक सुंदर तस्वीर की तरह बनाते थे। लेकिन अब यहां की गलियां रात को सन्नाटे और डर से भरी रहती थीं। पिछले 6 महीनों में 3 जघन्य हत्याओं ने कस्बे की नींद उड़ा दी थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। माता पिता अपनी बेटियों को कॉलेज या काम पर भेजने से पहले 100 बार सोचते थे और रात को बाजार की दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं। इन हत्याओं का जिम्मेदार था एक रहस्यमयी व्यक्ति, अवनीश शुक्ला। अवनीश 38 साल का एक व्यापारी, बाहर से देखने में साधारण लगता था। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी जहां वह कपड़े, घरेलू सामान और कभी कभी मेडिकल सप्लाई बेचता था। उसका चेहरा आकर्षक था, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान और एक ऐसी बातचीत की शैली जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। वह बच्चों को मुफ्त टॉफियां देता, बूढ़ों से सम्मान से बात करता और युवाओं के साथ मजाक करता। लेकिन जो लोग उसे करीब से देखते उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। उसकी आंखों में एक ठंडी, खामोश चमक थी, जैसे वह हमेशा कुछ छिपा रहा हो। कोई नहीं जानता था कि वह रात को कहां जाता था। फुसफुसाहटें थीं कि उसे जंगल के किनारे, सुनसान गलियों में और यहां तक कि सूरजपुर सामुदायिक अस्पताल के आसपास देखा गया था। अवनीश का बचपन सूरजपुर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में बीता था। उसका पिता रामदीन शुक्ला एक शराबी और क्रूर इंसान था। हर रात वह शराब के नशे में अवनीश और उसकी मां सरोज को पीटता था। अवनीश, जो तब केवल 7-8 साल का था, अपनी मां के साथ कोने में दुबक जाता, लेकिन उसकी चीखें उसके कानों में गूंजती थीं। एक रात जब अवनीश 10 साल का था, उसकी मां चुपके से घर छोड़कर चली गई। उसने अवनीश को एक पत्र छोड़ा। मैं तुम्हें ले नहीं सकती बेटा, मुझे माफ करना। इस धोखे ने अवनीश के मन में औरतों के प्रति गहरी नफरत भर दी। वह औरतों को कमजोर, धोखेबाज और सजा की हकदार मानने लगा। स्कूल में अवनीश एक होनहार छात्र था, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। वह अकेला रहता और उसकी डायरी में अजीब अजीब स्केच और हिंसक विचार लिखे होते थे। एक बार जब एक सहपाठी लड़की शालिनी ने उसका मजाक उड़ाया तो अवनीश ने उसका बैग जला दिया। शिक्षकों ने इसे बच्चों की शरारत माना, लेकिन यह उसकी बीमार मानसिकता का पहला संकेत था। बड़े होने पर उसने एक मेडिकल स्टोर में काम किया, जहां उसने रसायनों, दवाओं और फॉरेंसिक साइंस की किताबें पढ़ी। उसने सीखा कि कैसे डीएनए और उंगलियों के निशान मिटाए जाते हैं। यह ज्ञान बाद में उसके अपराधों को छिपाने में काम आया। पहली हत्या थी कमल अवक की, एक 35 साल के ऑटो ड्राइवर की। कमल सूरजपुर का जाना माना चेहरा था। उसकी हंसी और गपशप बाजार में मशहूर थी। वह अपने ऑटो में यात्रियों को ले जाता और रास्ते में पुराने गाने गुनगुनाता। एक रात वह अपने ऑटो में एक सवारी लेकर जंगल की ओर गया। उसने नहीं सोचा था कि यह उसकी आखिरी सवारी होगी। उस रात कमल ने अवनीश को बाजार से एक सुनसान रास्ते तक छोड़ा। कमल को शक हुआ जब अवनीश ने उसे जंगल के पास रुकने को कहा। उसने कुछ देख लिया था, शायद एक लड़की का सामान या खून के धब्बे। अवनीश ने कोई जोखिम नहीं लिया। उसने कमल का गला काट दिया और शव को जंगल में फेंक दिया। अगली सुबह एक राहगीर ने कमल का शव देखा। गला काटा हुआ था, शरीर पर चोटों के निशान थे। ऑटो पास में खड़ा था, लेकिन उसे इतनी सफाई से धोया गया था कि कोई खून का निशान नहीं था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, सूरजपुर थाने के सबसे अनुभवी पुलिस वाले, ने जांच शुरू की। विक्रम 45 साल का एक कड़क मिजाज पुलिस वाला, अपने काम के लिए जाना जाता था। उसने देखा कि ऑटो में कुछ खून के धब्बे थे, लेकिन हत्यारे ने गाड़ी को रसायनों से साफ किया था। गवाहों ने बताया कि उस रात कमल के ऑटो में एक आदमी था जिसका हुलिया अवनीश से मिलता था। दूसरी हत्या थी रिया को की, एक 20 साल की कॉलेज छात्रा। रिया सूरजपुर की सबसे चुलबुली लड़कियों में से एक थी। वह पत्रकार बनना चाहती थी और अपने सपनों को लेकर उत्साहित थी। उसकी हंसी और बेफिक्र अंदाज कॉलेज में मशहूर था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाजार में चाय की दुकान पर बैठती और भविष्य की योजनाएं बनाती। एक शाम वह कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में एक सुनसान गली थी जहां अवनीश ने उसका पीछा किया। उसने रिया को बेहोश करने के लिए एक रसायन का इस्तेमाल किया और उसे एक सुनसान गोदाम में ले गया। वहां उसने रिया के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। 3 दिन बाद रिया का शव एक नदी के किनारे मिला। उसके शरीर पर हिंसा के निशान थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन हत्यारे ने शव को रसायनों से धोया था और कपड़े जला दिए थे। कोई डीएनए या उंगलियों के निशान नहीं मिले।
विक्रम को शक था कि यह हत्या कमल की हत्या से जुड़ी है। कमल ने शायद रिया के अपहरण को देख लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। अवनीश का नाम फिर सामने आया, लेकिन फिर कोई सबूत नहीं था। विक्रम ने अपनी निराशा को अपने पुराने दोस्त रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरपाल सिंह से साझा किया। हरपाल ने कहा, विक्रम, यह हत्यारा कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह फॉरेंसिक साइंस जानता है। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो उससे ज्यादा चालाक हो। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन मन में बेचैनी थी। इसी बीच सूरजपुर में नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनन्या शर्मा ने कार्यभार संभाला। 32 साल की अनन्या अपनी बुद्धिमत्ता और निडरता के लिए जानी जाती थी। उसकी भूरी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो लोगों को प्रभावित करती थी। अनन्या ने दिल्ली में पढ़ाई की थी और कई बड़े शहरों में काम किया था। सूरजपुर जैसे छोटे कस्बे में उसका आना लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन अनन्या का अपना कारण था। 2 साल पहले दिल्ली में एक मामले में उसने एक बड़े अपराधी को जेल भेजा था, लेकिन उसकी धमकियों ने अनन्या को सतर्क बना दिया था। सूरजपुर में वह एक नई शुरुआत चाहती थी। अनन्या ने कार्यभार संभालते ही कस्बे की समस्याओं पर ध्यान दिया। बिजली, पानी और सड़कों की समस्या के अलावा सबसे बड़ी चिंता थी अपराधों का बढ़ना। उसने पुलिस की फाइलें मंगवाई और कमल और रिया की हत्याओं के बारे में पढ़ा। उसे एक पैटर्न दिखा। हत्यारा 25 साल की युवा लड़कियों को निशाना बनाता था और वह सबूत मिटाने में माहिर था। उसने विक्रम को अपने दफ्तर बुलाया। इंस्पेक्टर, ये हत्याएं रैंडम नहीं हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह एक साइको किलर है जो सोच समझकर अपने शिकार चुनता है। हमें उसका अगला कदम रोकना होगा। विक्रम ने सहमति जताई, लेकिन निराशा छिपा नहीं पाए। मैडम, हमें शक है कि अवनीश शुक्ला इसके पीछे है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। वह बहुत चालाक है। अनन्या ने जवाब दिया, तो हमें और चालाक होना होगा। मैं अपनी पुरानी दोस्त फॉरेंसिक विशेषज्ञ अडॉ स्नेहा गुप्ता को बुला रही हूं। वह हमें सबूत ढूंढने में मदद करेगी। स्नेहा 35 साल की एक तेज तर्रार फॉरेंसिक वैज्ञानिक दिल्ली में कई बड़े मामलों को सुलझा चुकी थी। उसका शांत स्वभाव और गहरी नजर हर छोटे सुराग को पकड़ लेती थी। अनन्या और स्नेहा कॉलेज के दिनों से दोस्त थीं और उनकी जोड़ी कई बार अपराधियों के लिए काल बन चुकी थी। स्नेहा ने सूरजपुर पहुंचते ही काम शुरू किया। उसने रिया के शव और कमल के ऑटो की दोबारा जांच की, लेकिन कोई नया सुराग नहीं मिला। उस रात अनन्या अपने दफ्तर में देर तक रुकी। जब वह घर लौटी तो उसके दरवाजे के बाहर एक लिफाफा मिला। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, तुम अगली हो, डीएम साहिबा। अनन्या का दिल धड़क गया, लेकिन उसने डर को काबू किया। उसने लिफाफे को स्नेहा को सौंपा और विक्रम को सतर्क किया। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, यह अब एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुका था। अनन्या ने अपनी मां को फोन किया, जो लखनऊ में रहती थी। मां, यहां कुछ गलत हो रहा है, उसने कहा। उसकी मां ने चिंता से कहा, अनन्या, तुम सावधान रहना। तुम्हारा काम जरूरी है, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो मां, मैं इसे संभाल लूंगी। दूसरा दिन। अस्पताल का आतंक। अवनीश शुक्ला कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक साइकोपैथ था जिसके मन में औरतों के प्रति गहरी नफरत थी। उसका मानना था कि औरतें कमजोर और धोखेबाज होती हैं और उन्हें सजा देना उसका अधिकार है। उसका बचपन इस नफरत की जड़ था। उसके पिता की क्रूरता और मां का उसे छोड़कर चले जाना उसके मन में एक जख्म बन गया था। वह रात को अक्सर अपने पुराने घर के खंडहरों में जाता, जहां वह अपनी मां की यादों को कोसता। उसकी डायरी में लिखा था, वे सब एक जैसी हैं, मैं उन्हें उनकी जगह दिखाऊंगा। स्कूल में अवनीश का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वह लड़कियों से दूरी बनाता, लेकिन उनकी हर हरकत पर नजर रखता। एक बार जब उसकी सहपाठी शालिनी ने उसे कायर कहा, तो अवनीश ने रात को उसके घर के बाहर एक मरी हुई बिल्ली छोड़ी। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि अवनीश ने ऐसा किया। बड़े होने पर उसने मेडिकल स्टोर में काम किया। वहां उसने रसायनों, दवाओं और फॉरेंसिक साइंस की किताबों से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि कैसे डीएनए और उंगलियों के निशान मिटाए जाते हैं। उसने अपने पहले अपराध की योजना बनाई, एक ऐसी हत्या जो कोई न पकड़ सके। सूरजपुर में अवनीश ने अपना खेल शुरू किया। सूरजपुर सामुदायिक अस्पताल, जो कभी कस्बे का गर्व था, अब उसके लिए एक शिकारगाह बन चुका था। अस्पताल की पुरानी इमारत, जिसके कुछ हिस्से सालों से बंद थे, अवनीश के लिए एकदम सही थी। वहां का सन्नाटा, नम दीवारें और टूटी फूटी मशीनें उसे एक अजीब सी शांति देती थीं। वह अस्पताल में सामान डिलीवर करने के बहाने जाता और स्टाफ से दोस्ताना व्यवहार करता। लेकिन रात को जब सारी दुनिया सो रही होती, वह अस्पताल के बंद विंग में घूमता, अपनी अगली योजना बनाता। अवनीश का अगला शिकार थी मीरा, 22 साल की एक नर्स।
मीरा अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी। उसका छोटा भाई राहुल स्कूल में पढ़ता था और मीरा उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती थी। उसकी मुस्कान और मददगार स्वभाव ने उसे अस्पताल में सबका प्यारा बना दिया था। वह मरीजों से प्यार से बात करती और रात की शिफ्ट में भी कभी थकान नहीं दिखाती। लेकिन यही मासूमियत अवनीश के लिए आकर्षण बन गई। उसने कई हफ्तों तक मीरा को देखा। वह अस्पताल में सामान डिलीवर करने के बहाने जाता और मीरा से हंस हंस कर बात करता। मीरा को उसका व्यवहार साधारण लगता, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह एक शिकारी की नजर में है। अवनीश ने मीरा की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया। वह जानता था कि मीरा रात की शिफ्ट में अक्सर अकेले स्टोर रूम में दवाएं व्यवस्थित करती थी। उसने अपने मेडिकल स्टोर से एक रसायन चुराया जो बेहोशी लाता था। एक रात जब अस्पताल में स्टाफ कम था, अवनीश ने मौका देखा। वह स्टोर रूम में घुसा। हवा में दवाओं की गंध थी और दीवारों पर पुराने पेंट की गंध। स्टोर रूम की मध्यम रोशनी में मीरा दवाओं की बोतलें गिन रही थी। अवनीश ने धीरे से उसका नाम पुकारा। मीरा ने मुड़कर देखा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अवनीश ने रसायन का इस्तेमाल किया। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। अवनीश ने मीरा को अस्पताल के बंद पड़े विंग में ले गया। वहां का सन्नाटा और अंधेरा उसके लिए एकदम सही था। पुराने वार्ड में टूटी फूटी कुर्सियां और बिस्तर बिखरे थे। दीवारों पर मकड़ियां अपने जाल बुन रही थीं। अवनीश ने मीरा को एक पुराने ऑपरेशन टेबल पर लिटाया। उसने मीरा के साथ बलात्कार किया। उसकी बीमार मानसिकता ने उसे और क्रूर बना दिया। उसने मीरा की हत्या कर दी। उसका गला दबाकर उसने शव को एक पुराने बिस्तर के नीचे छिपा दिया, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। अवनीश ने अपने कपड़े जला दिए, अपने जूते साफ किए और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को चकमा देने के लिए स्टाफ की वर्दी पहनी। उसने स्टोर रूम में हर निशान मिटा दिया। सुबह तक वह अपनी दुकान पर था। ग्राहकों से हंस हंस कर बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी दुकान में एक पुराना रेडियो बज रहा था और वह गुनगुना रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसने रात को क्या किया। 2 दिन बाद जब मीरा की गैरहाजिरी नोटिस की गई तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। मीरा की सहेली नर्स कविता ने अस्पताल के मैनेजर को बताया कि मीरा ने रात की शिफ्ट के बाद घर नहीं फोन किया। अस्पताल के स्टाफ ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक सफाई कर्मचारी रामू ने बंद विंग में मीरा का शव देखा। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। पुलिस को बुलाया गया। विक्रम ने तुरंत जांच शुरू की। उसने बंद विंग का मुआयना किया। वहां की सड़ांध और अंधेरा उसे असहज कर गया। उसने देखा कि शव पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे और खून के धब्बों को रसायन से साफ किया गया था। फॉरेंसिक टीम को केवल एक छोटा सा सुराग मिला। मीरा के नाखून में फंसा एक कपड़े का रेशा जो अवनीश की दुकान के कपड़ों से मिलता था, लेकिन यह सबूत इतना कमजोर था कि अवनीश को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अनन्या शर्मा ने मीरा की हत्या की खबर सुनी तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने बंद विंग का मुआयना किया। वहां की दीवारें नम थीं और हवा में सड़ांध की गंध थी। पुराने ऑपरेशन टेबल पर खून के हल्के निशान थे जो साफ किए गए थे। अनन्या ने स्टाफ से पूछताछ की। उसे पता चला कि अवनीश अक्सर अस्पताल में सामान डिलीवर करने आता था। उसने नर्स कविता से बात की, जो मीरा की दोस्त थी। कविता ने रोते हुए कहा, मीरा बहुत अच्छी थी मैडम, उसे कोई दुश्मन नहीं था। यह कैसे हो सकता है? अनन्या को शक हुआ कि हत्यारा अस्पताल के माहौल का फायदा उठा रहा है। उसने स्नेहा गुप्ता को बुलाया। स्नेहा ने शव की दोबारा जांच की और पाया कि मीरा के शरीर पर एक रसायन के निशान थे जो मेडिकल स्टोर में इस्तेमाल होता था। उसने अनन्या से, स्नेहा ने कहा, यह रसायन कोई साधारण चीज नहीं है अनन्या, यह मेडिकल ग्रेड है जो आमतौर पर अस्पतालों या मेडिकल स्टोर में मिलता है। अनन्या ने विक्रम से कहा, इंस्पेक्टर, यह हत्यारा कोई बाहरी नहीं है, वह सूरजपुर में रहता है और वह अस्पताल को जानता है। अवनीश शुक्ला पर नजर रखें। विक्रम ने अवनीश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। थाने में अवनीश ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस दवाइयां डिलीवर करता हूं साहब, क्या आप हर दुकानदार को पकड़ लेंगे? उसकी चालाकी ने विक्रम को और निराश कर दिया। विक्रम ने अपनी टीम से कहा, इस आदमी को छोड़ना नहीं है, हमें सबूत चाहिए। लेकिन सबूतों की कमी ने उसे बेबस कर दिया। अनन्या ने अस्पताल के रिकॉर्ड चेक किए। उसे पता चला कि मीरा की हत्या से पहले कई बार रात में एक अनजान व्यक्ति को स्टोर रूम के पास देखा गया था। उसने अस्पताल में नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए और स्टाफ को सतर्क रहने को कहा, लेकिन वह जानती थी कि हत्यारा अब और सावधान हो जाएगा। उसने अपनी दोस्त पत्रकार और प्रिया नाम की एक अलग व्यक्ति, जो पीड़िता प्रिया से अलग है, से बात की। प्रिया सूरजपुर में खबरें इकट्ठा करती थी। उसने बताया कि कस्बे में अफवाहें थीं कि अवनीश रात को अस्पताल के आसपास घूमता है। सूरजपुर में डर का माहौल फैल गया। अस्पताल में मरीजों की संख्या कम हो गई। नर्सें डर के मारे रात की शिफ्ट करने से इनकार करने लगी। स्थानीय अखबारों में सुर्खियां थीं,
सूरजपुर में साइको किलर का आतंक। मीरा की हत्या ने कस्बे को हिलाकर रख दिया। लोग अपने घरों में ताले लगाकर रहने लगे। बाजार में सन्नाटा पसर गया। अवनीश ने अनन्या की दखलंदाजी को नोटिस किया। उसे चुनौती पसंद थी और अनन्या जैसी सशक्त महिला उसके लिए परफेक्ट टारगेट थी। उसने अनन्या को परेशान करना शुरू किया। एक रात अनन्या के दफ्तर के बाहर एक पैकेट मिला। उसमें एक खून से सन्ना सर्जिकल चाकू था और एक नोट। अस्पताल में तुम्हारा स्वागत है, डीएम साहिबा। अनन्या का दिल धड़क गया, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने चाकू को स्नेहा को सौंपा और विक्रम को बुलाया। इंस्पेक्टर, अब यह निजी हो गया है, उसने कहा। हमें उसका जाल तोड़ना होगा। अनन्या ने अपनी मां को फिर फोन किया। मां, यह हत्यारा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। उसकी मां ने घबराते हुए कहा, अनन्या तुम वापस लखनऊ आ जाओ, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भागूंगी नहीं मां, मैं सूरजपुर को सुरक्षित बनाऊंगी। उसकी मां ने आंसुओं के बीच कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटी, लेकिन सावधान रहना। भाग 3, शिकारी का खेल। अवनीश अब अनन्या को अपना सबसे बड़ा शिकार मानने लगा था। वह समझ गया था कि अनन्या कोई साधारण अफसर नहीं थी। उसकी बुद्धिमत्ता और हिम्मत उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। अवनीश को खेल में रोमांच चाहिए था और अनन्या उसके लिए एकदम सही थी। उसने अनन्या का पीछा करना शुरू किया। वह छाया की तरह था, हमेशा मौजूद, लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। अनन्या की दिनचर्या को समझने के लिए अवनीश ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। वह जानता था कि अनन्या देर रात तक अपने दफ्तर में काम करती थी। कभी कभी वह अस्पताल का दौरा करती, स्टाफ से मिलती और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करती। अवनीश ने उसे डराने के लिए कई चालें चली। एक रात उसने अस्पताल से चुराया हुआ एक खून से सना सिरिंज अनन्या के घर के बाहर छोड़ा। इसके साथ एक नोट था, वक्त करीब है, डीएम साहिबा। अनन्या ने सिरिंज को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिरिंज को सावधानी से एक प्लास्टिक बैग में रखा और स्नेहा को सौंप दिया। स्नेहा ने जांच की और पाया कि सिरिंज पर एक रसायन था जो अवनीश की दुकान से मिलता था। यह हमारा पहला ठोस सबूत है, स्नेहा ने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। हमें इसे इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, वह हमें देख रहा है। अनन्या ने स्नेहा और विक्रम के साथ एक गुप्त बैठक की। उसने कहा, हमें अवनीश को लापरवाह करना होगा। हम अखबार में खबर छपवाएंगे कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, इससे वह ढीला पड़ेगा। उसने अस्पताल में एक जाल बिछाने की योजना बनाई। स्टाफ को सतर्क किया गया और नए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई। अनन्या ने अस्पताल के मैनेजर डॉ अखिलेश मिश्रा से बात की। डॉ मिश्रा 50 साल के एक अनुभवी डॉक्टर अस्पताल के लिए समर्पित थे। उन्होंने कहा, मैडम, हमारी नर्सें डर रही हैं, लेकिन हम आपका पूरा साथ देंगे। अवनीश ने अपना अगला शिकार चुना। 19 साल की एक कॉलेज छात्रा प्रिया अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन फैशन डिजाइनर बने। वह सूरजपुर के कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी रंग बिरंगी ड्रेसेस और चुलबुला अंदाज कॉलेज में मशहूर था। प्रिया अक्सर अपने दोस्तों के साथ अस्पताल के पास एक चाय की दुकान पर बैठती, जहां वह भविष्य की योजनाएं बनाती। एक शाम प्रिया अपने दोस्तों से मिलने अस्पताल के पास गई। वहां एक सुनसान रास्ता था, जहां अवनीश ने उसका इंतजार किया। उसने प्रिया को बेहोश करने के लिए वही रसायन इस्तेमाल किया। प्रिया को एक सुनसान गोदाम में ले जाकर उसने उसे बांध दिया। उसने प्रिया का कंगन उतारा और उसे अस्पताल के स्टोर रूम में छोड़ दिया। कंगन पर खून के धब्बे थे। यह अनन्या के लिए एक ताना था। अगले दिन एक नर्स ने स्टोर रूम में कंगन देखा और चीख पड़ी। अनन्या को खबर मिली। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। कंगन को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कंगन को स्नेहा को सौंपा। स्नेहा ने जांच की और पाया कि खून में वही रसायन था जो मीरा के शव पर मिला था। यह अवनीश है, अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा। हमें उसे पकड़ना होगा। विक्रम ने अवनीश की दुकान पर छापा मारा। उसकी दुकान में पुराने रेडियो से गाने बज रहे थे और वह ग्राहकों से हंस हंस कर बात कर रहा था। पुलिस को देखकर उसने हंसते हुए कहा, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं। विक्रम ने दुकान की तलाशी ली, लेकिन अवनीश ने पहले ही सबूत नष्ट कर दिए थे। विक्रम की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सूरजपुर में डर का माहौल और गहरा हो गया। अस्पताल में मरीजों की संख्या और कम हो गई। नर्सें रात की शिफ्ट करने से इनकार करने लगीं। स्थानीय अखबारों में सुर्खियां थीं, सूरजपुर में साइको किलर का आतंक। लोग अपने घरों में ताले लगाकर रहने लगे। बाजार में सन्नाटा पसर गया। स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां बढ़ा दी गईं। माता पिता अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। अनन्या ने अपनी दोस्त पत्रकार प्रिया, अलग व्यक्ति, से मदद मांगी। प्रिया ने कस्बे में अफवाहें इकट्ठा की।
उसने बताया कि अवनीश को कई बार रात में अस्पताल के पास देखा गया था। उसने यह भी बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि अस्पताल में कोई भूत घूमता है। अनन्या ने हंसकर कहा, यह कोई भूत नहीं प्रिया, यह वाकई एक इंसान है और हम उसे पकड़ लेंगे। अनन्या ने फैसला किया कि वह अवनीश को उसके ही जाल में फंसाएगी। उसने अस्पताल में एक नकली दौरा आयोजित किया। उसने अखबार में खबर छपवाई कि वह रात को अस्पताल का दौरा करेगी ताकि स्टाफ का हौसला बढ़ाए। वह जानती थी कि अवनीश इस मौके को नहीं छोड़ेगा। उसने विक्रम को अपनी योजना बताई। हम उसे पकड़ लेंगे इंस्पेक्टर, उसने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, वह खतरनाक है। विक्रम ने अपनी पूरी टीम को तैयार किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद कांस्टेबल महेंद्र को अस्पताल के आसपास नजर रखने को कहा। महेंद्र 30 साल का एक फुर्तीला पुलिस वाला विक्रम का दायां हाथ था। विक्रम ने स्नेहा को भी तैयार रहने को कहा। हमें हर हाल में सबूत चाहिए, उसने कहा। अवनीश ने अनन्या की चाल को समझ लिया। उसे गुस्सा आया, ताड़प आया, लेकिन साथ ही उत्साह भी। वह अनन्या को खत्म करके अपने खेल को और बड़ा करना चाहता था। उसने प्रिया को बंधक बनाए रखा। उसने उसे एक सुनसान गोदाम में रखा जहां पुरानी मशीनें और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे थे। प्रिया डरी हुई थी। उसने अवनीश से कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अवनीश ने हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ एक मोहरा हो प्रिया, असली खेल तो डीएम साहिबा के साथ है। अवनीश ने अनन्या को एक संदेश भेजा, प्रिया को बचाना चाहती हो तो अस्पताल के पुराने विंग में अकेले आओ, कोई पुलिस नहीं वरना वह मर जाएगी। उसने संदेश में आचई साहब बॉस एक तस्वीर जोड़ी जिसमें प्रिया बंधी हुई थी। अनन्या ने संदेश पढ़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान था। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने विक्रम को चुपके से तैयार रहने को कहा। उसने अपने जूते की आवाज को दबाने के लिए नरम जूते पहने और अस्पताल की ओर रवाना हुई। रात का सन्नाटा उसे निगल रहा था। अनन्या ने अपनी मां को एक छोटा सा संदेश भेजा, मां, अगर कुछ हो जाए तो याद रखना कि मैंने अपने कर्तव्य को चुना। उसने फोन बंद किया और अस्पताल के गेट पर पहुंची। गेट पर एक पुराना चौकीदार रामलाल बैठा था। उसने अनन्या को देखकर सलाम किया। मैडम, इतनी रात को? उसने पूछा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ काम है रामलाल जी। वह अंदर घुसी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भाग 4 अंतिम टक्कर अस्पताल का पुराना विंग एक भूतिया इमारत की तरह था। दीवारें नम थीं और हवा में सड़ांत की गंध थी। पुराने बिस्तर और टूटी फूटी मशीनें चारों ओर बिखरी थीं। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अनन्या ने अपनी टॉर्च की रोशनी को धीमा रखा और सावधानी से आगे बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसने अपने जैकेट की जेब में एक छोटा सा चाकू रखा था जिसे वह आपातकाल में इस्तेमाल कर सकती थी। अनन्या ने पुराने विंग के गलियारे में कदम रखा। वहां का सन्नाटा उसे असहज कर रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने टॉर्च बंद की और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह शांत रही। उसने अपने कानों को तेज किया। आवाज करीब आ रही थी। अचानक एक छाया गलियारे के अंत में दिखी। अनन्या ने अपनी सांस रोकी। वह अवनीश था। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। अनन्या ने दीवार के पीछे छिपकर उसका इंतजार किया। अवनीश ने गलियारे में प्रवेश किया और रुका। उसने चारों ओर देखा, जैसे उसे कुछ शक हो। डीएम साहिबा, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम यहां हो, बाहर आओ वरना प्रिया मर जाएगी। अनन्या ने गहरी सांस ली और बाहर निकली। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अवनीश की ओर रोशनी डाली। अवनीश ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम आ गई डीएम साहिबा। मैंने सोचा था तुम डर जाओगी, लेकिन तुमने मेरे खेल को और मजेदार बना दिया। उसने अपने चाकू को हवा में लहराया। अनन्या ने उसका ध्यान भटकाने के लिए बात शुरू की। तुम कमजोर हो अवनीश, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम अपनी मां की नाकामी का गुस्सा औरतों पर निकाल रहे हो। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? तुम सिर्फ एक डरपोक हो। अवनीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या पता मेरे दर्द के बारे में? तुम सब एक जैसे हो। वह अनन्या पर झपटा। अनन्या तैयार थी। उसने चकमा दिया और अवनीश के हाथ से चाकू छीन लिया। अवनीश ने गुस्से में उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अपने चाकू से उसका हाथ काट दिया। अवनीश दर्द से चीखा। अनन्या ने तेजी से प्रिया की ओर दौड़ी। प्रिया एक कुर्सी से बंधी थी। उसकी आंखों में डर था। अनन्या ने उसकी रस्सियां काटी और उसे खड़ा किया। भागो प्रिया, उसने कहा। प्रिया ने कमजोर कदमों से दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन अवनीश ने फिर हमला किया। उसने अनन्या को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। अवनीश ने अपना चाकू उठाया और अनन्या पर वार करने वाला था। उसी पल विक्रम की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी।
हाथ ऊपर कर अवनीश, विक्रम ने चिल्लाया। महेंद्र ने अपनी बंदूक तान दी। अवनीश ने चारों ओर देखा। वह घिर चुका था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने जीत लिया डीएम साहिबा, लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसका रास्ता रोका। उसने अवनीश को जमीन पर गिरा दिया और उसकी कलाई पर हथकड़ी लगाई। खेल खत्म अवनीश, उसने कहा। प्रिया को सुरक्षित निकाला गया। वह डरी हुई थी, लेकिन सही सलामत थी। विक्रम की टीम ने अवनीश को थाने ले जाया। स्नेहा ने अस्पताल से मिले रसायनों और औजारों की जांच की। सर्जिकल चाकू, सिरिंज और कपड़े के रेशों ने अवनीश को कमल, रिया, मीरा और प्रिया के अपहरण से जोड़ा। स्नेहा ने एक और सबूत पाया। अवनीश की दुकान से मिला एक रसायन जो सभी शवों पर मौजूद था। यह सबूत इतना मजबूत था कि अवनीश बच नहीं सका। अनन्या ने अस्पताल से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने प्रिया को उसके परिवार के पास पहुंचाया। प्रिया की मां शांति देवी ने अनन्या को गले लगाया। आपने मेरी बेटी को बचा लिया, उसने रोते हुए कहा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रिया ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैम, मैं आपके जैसी बनना चाहती हूं। विक्रम ने अनन्या से कहा, मैडम, आपने कमाल कर दिया। अगर आप ना होती तो अवनीश शायद कभी ना पकड़ा जाता। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, यह हम सबकी जीत है इंस्पेक्टर, लेकिन हमें अभी और काम करना है। उसने स्नेहा को गले लगाया। तुम बिना यह मुमकिन नहीं था, उसने कहा। स्नेहा ने हंसकर कहा, हमारी जोड़ी हमेशा कमाल करती है। अनन्या ने अपनी मां को फोन किया। मां, मैं ठीक हूं, उसने कहा। हत्यारा पकड़ा गया। उसकी मां ने राहत की सांस ली। मुझे तुम पर गर्व है अनन्या, अब थोड़ा आराम करो। अनन्या ने हंसकर कहा, आराम तो बाद में मां, अभी सूरजपुर को और सुरक्षित करना है। भाग 5, न्याय की जीत, अवनीश का मुकदमा कोर्ट में शुरू हुआ। सूरजपुर के लोग कोर्ट के बाहर जमा थे, यह देखने की क्या हत्यारा सजा पाएगा। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले थे जो हर पल की खबर ले रहे थे। स्थानीय अखबारों में अनन्या की तस्वीरें छपी थीं और लोग उसे सूरजपुर की शेरनी कहने लगे। कोर्ट में स्नेहा की फोरेंसिक रिपोर्ट ने सारी कहानी खोल दी। अस्पताल से मिले रसायन, सर्जिकल चाकू और कपड़े के रेशे अवनीश को कमल, रिया, मीरा और प्रिया के अपहरण से जोड़ते थे। स्नेहा ने कोर्ट में गवाही दी। उसने बताया कि अवनीश ने मेडिकल ग्रेड रसायनों का इस्तेमाल किया जो केवल मेडिकल स्टोर या अस्पतालों में मिलते हैं। उसने सर्जिकल चाकू और सिरिंज के बारे में बताया जो अवनीश की दुकान से मिले थे। गवाहों ने बताया कि अवनीश को कई बार रात में अस्पताल और जंगल के पास देखा गया था। प्रिया ने कोर्ट में अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने मुझे मारने की धमकी दी, उसने कहा, लेकिन डीएम मैडम ने मुझे बचाया। अवनीश कोर्ट में खड़ा था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वह चुप था, जैसे उसने हार मान ली हो। उसने अपने वकील से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने वही किया जो सही था। लेकिन कोर्ट ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। जज ने फैसला सुनाया, अवनीश शुक्ला को कई हत्याओं और अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा। कोर्ट में तालियां गूंजी। सूरजपुर के लोग सड़कों पर निकल आए, अनन्या का नाम पुकारते हुए। अनन्या को कस्बे ने नायिका की तरह स्वागत किया। उसने अस्पताल में नए सुरक्षा नियम लागू किए, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए और रात की शिफ्ट में अतिरिक्त गार्ड तैनात किए गए। उसने नर्सों के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू की। मरीज धीरे धीरे अस्पताल लौटने लगे और वह डर का माहौल कम हो गया। अनन्या ने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए ताकि युवा लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहें। अनन्या ने मीरा और रिया के परिवारों से मुलाकात की। मीरा की मां सुशीला ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को न्याय मिला, आपने हमारा दर्द कम किया। रिया के पिता राम प्रसाद ने कहा, आपने हमारी बेटी की आत्मा को शांति दी। अनन्या ने वादा किया कि वह सूरजपुर को और सुरक्षित बनाएगी। उसने प्रिया के साथ समय बिताया, जो अब अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। प्रिया ने कहा, मैम, आपने मुझे नई जिंदगी दी, मैं आपके जैसी बनना चाहती हूं। अनन्या ने अपने दफ्तर में एक नई शुरुआत की। उसने सूरजपुर में महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की ताकि वे किसी भी खतरे की सूचना दे सकें। उसने पुलिस को और प्रशिक्षण देने का फैसला किया ताकि वे भविष्य में ऐसे मामलों को बेहतर तरीके से संभाल सकें। विक्रम ने कहा, मैडम, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, हम अब और तैयार हैं। लेकिन अनन्या के मन में एक बेचैनी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, न्याय आसान नहीं होता। अवनीश जैसे लोग समाज में छिपे होते हैं, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अस्पताल जो सुरक्षा का प्रतीक था, वहां आतंक फैल सकता है। हमें अपने भरोसे को मजबूत करना होगा। उसने सूरजपुर में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू की ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। एक रात अनन्या अपने दफ्तर में अकेली थी। उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अनन्या ने संदेश को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने फोन को बंद किया
और खिड़की से बाहर देखा। रात का सन्नाटा था, लेकिन वह डरी नहीं। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अवनीश जेल में था, लेकिन क्या कोई और उसकी जगह ले सकता था? अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने काम में जुट गई। सूरजपुर की रक्षा करना उसका मिशन था और वह इसे पूरा करेगी। उसने अपनी मां को फोन किया। मां, मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी मां ने कहा, अनन्या, तुम एक योद्धा हो, लेकिन अपने दिल का भी ख्याल रखना। अनन्या ने हंसकर कहा, मां, मेरा दिल सूरजपुर के साथ है। निष्कर्ष, खूनी राज एक ऐसी कहानी है जो डर, साहस और न्याय की लड़ाई को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बुराई छिपी हो सकती है, लेकिन हिम्मत और बुद्धिमत्ता से उसे हराया जा सकता है। अनन्या शर्मा की कहानी एक प्रेरणा है। वह दिखाती है कि एक महिला, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने कर्तव्य और सच्चाई के रास्ते पर डटकर चल सकती है। अवनीश जैसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, लेकिन अनन्या जैसे लोग हमें उम्मीद देते हैं कि न्याय हमेशा जीतता है। यह कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास कितने सतर्क हैं। अस्पताल जैसी जगहें, जो सुरक्षा का प्रतीक हैं, भी खतरे का अड्डा बन सकती हैं। हमें अपने भरोसे को मजबूत करना होगा और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनना होगा। प्रश्न आपके लिए, क्या आपको लगता है कि अनन्या जैसी महिलाएं समाज में और अधिक प्रेरणा दे सकती हैं? आप अपने आसपास की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं? अगर आपको अनन्या की जगह होना पड़ता, तो आप इस स्थिति को कैसे संभालते? अपने विचार हमारे साथ साझा करें, मतलब कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।